फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर असद उमर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। असद उमर साहब, आपने जो कल स्टेटमेंट दी कि आपकी हुकूमत के दौरान एक तब्दीली के हवाले से वज़ीर आज़म और उस वक्त के आर्मी चीफ के दरमियान इख्तलाफ हुआ, कल क्यों याद आई आपको ये बात? नहीं, मैं तो जैसे ट्वीट में कहा है कि पता नहीं क्यों याद आ गई। देखिए, याद इसलिए आई थी क्योंकि टेलीविजन के ऊपर, तबसरा निगार, सोशल मीडिया के ऊपर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि क्या वजह है। उमूमी तौर पे तो जाहिर है, तो असेंबली ने पास किया हुआ है, आईनी तरमीम हुई भी है, तो उसको तो सपोर्ट किया हुआ है। ये सच है या नहीं सच है, लेकिन 2-3 दिन से सिर्फ इसी मौजू के ऊपर बात हो रही है, सुबह से शाम हो रही है। थड़ों के ऊपर भी बैठ के लोग यही डिस्कस कर रहे हैं, ड्राइंग रूमों में भी यही बात हो रही है। तो उससे वो मुझे माहौल याद आ गया कि बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी उस वक्त भी। और उसके बाद जिस वक्त ये नोटिफिकेशन इशू होगा, मुझे यकीन है नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा, और नोटिफिकेशन में 99.999% चांसेस ये हैं कि जो नोटिफिकेशन इशू होगा तो उसमें आपको कोई ऐसा कोई मसला भी नहीं नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं अंदर का तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं कि अगर सब अच्छा की खबर भी आए तो जरूरी है कि सब अच्छा ही हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऑब्वियसली काफी सिमिलैरिटीज हैं उस वक्त के मामलात में और अब के मामलात में। उस वक्त को तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से। असल मसला क्या था, क्यों ताखीर हुई थी नोटिफिकेशन में उस वक्त? देखें, वो जाहिर है कि उसके दो मुख्तलिफ जाविये हैं। जिस बात के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो रहा था वो थी टाइमिंग चेंज के ऊपर। वो उस पर किसकी नामजदगी की जा रही है उसके ऊपर कोई इशू नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जो है उस वक्त अफगानिस्तान की जो है वो तब्दीली आई थी, अफगानिस्तान के साथ बातचीत चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर का मानना ये था कि जनरल फैज जो हैं वो उनके पास एक कंटिन्यूटी है, उनके पास पुराना डील करने का तजुर्बा है। वो को याद होगा कि जिस वक्त काबुल में दोबारा फतह किया है तालिबान ने, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दुनिया में, सारी दुनिया में घूमी थी एक तस्वीर, वो जनरल फैज चाय पी रहे थे उनके साथ खड़े हुए। तो उसकी वजह से उनका कहना था कि ये ज़रूरी है और बिल्कुल उसके बाद हम तब्दील कर लेंगे, और जिसकी वजह से वो बात खुल के सामने आ गई कि वो नोटिफिकेशन इशू हो गया। तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से जानी चाहिए थी, और वो ISPR ने की। उसकी वजह से वो मामला खुल के सामने आ गया। फिर उसके बाद हम सबको, हमने एक अमन जरगा लेकर गए, परवेज खटक थे, मैं था, फवाद चौधरी थे, आर्मी हाउस में मुलाकात हुई। तो वो मामला उस वक्त तो अफहम तफहीम से सेटल हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि वो जो है उस एक खलीज जो उस वक्त पैदा हुई, तो उसके बाद जो 6 महीने के बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, 6 महीने से भी कम, अदम एतमाद का वोट आया, रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, वो इनएविटेबल था, वो अब होना ही होना था उसके बाद। क्या नून लीग ने जानबूझकर ताखीर की है या उनसे गलती हुई है, क्या हुआ है? देखिए, गलती में तो कोई शक ही नहीं ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि गलती हुई। ये तो कोई आर्ग्यू कर ही नहीं सकता कि गलती नहीं हुई। आपको तारीखें भी पता थी, आप आईनी तरमीम भी हो चुकी थी, आप खुद कह रहे हैं। अच्छा, जिस वक्त जरा सा इबाम था कि पता नहीं नोटिफिकेशन इशू करने की कोई जरूरत भी है या नहीं है, तो डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट करके कहते हैं कि नहीं, जरूरत है ये नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी है और हम करेंगे, लेकिन हम कर नहीं रहे। तो वो तो ये जो सारे का सारा जो तूफान इस वक्त खड़ा हुआ है, चमगोइयां हो रही हैं, स्पेकुलेशन हो रही है, ये तो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये हुकूमत की वजह से हुआ है। वो उन्होंने सोच समझ के किया है, नाअहली में किया है, ये तो वही बता सकते हैं आपको। आप उनको फोन करके पूछ लेंगे जी आप जो है वो नाअहल हैं या साजिशी हैं, दोनों में से कौन से हैं। बट जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी बड़ी हैरान कुन है। हनीफ अब्बासी साहब डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो कोई और बात कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर एक मीडिया को कह रहे हैं कि आप मत स्पेकुलेट करें, प्राइम मिनिस्टर कोई और बात कर रहे हैं। ये सब ने जो एड्रेस किया है, आपके ख्याल से इससे ज्यादा कंफ्यूजन हुई है?
100% ना देखें, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि उनकी नियतों को अल्लाह जानता है, हमें तो नहीं पता अंदर वहां पे क्या हो रहा है क्या वजह, लेकिन अगर वो ये फैसला करते कि ऐसा माहौल बनाते हैं जिसके अंदर बहुत इबाम पैदा हो जाए, एक मुल्क के अंदर चेमोगोइयां चारों तरफ फैल जाए, स्पेकुलेशन होनी शुरू हो जाए, निजाम आपको हिलता हुआ नजर आए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो वही काम करते जो उन्होंने किया है। तो अब वो सोच समझ के किया है, ये उनसे हो गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि जिस तरीके से ये हैंडल किया गया है। फिर जब वो शुरू भी हो गया था, आज रात आ जाएगा नोटिफिकेशन, कल सुबह आ जाएगा, परसों आ जाएगा, वो कह रहे नहीं नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से एक्सटेंड हुआ हुआ है, इसमें क्या जल्दी है, वो तो आराम से आ जाएगा। और दूसरे कह रहे नहीं नहीं नोटिफिकेशन इशू करने की जरूरत है। सो जिस तरीके से हैंडल किया गया है, हुकूमत ने अपनी भरपूर कोशिश कर ली है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे, कि सारा पाकिस्तान ये समझे कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। So अब क्या होगा? How do you see this issue being resolved? नहीं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरा तजिया पूछ रही हैं, तो मेरे तजिए के मुताबिक तो आपको ये इशू रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन के ऊपर कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई हैरत अंगेज बात भी नहीं होगी। तजिया मैं कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इसका फौरी तौर पर आपको शायद इससे कोई बहुत बड़ी कोई इससे मनफी डेवलपमेंट या कोई तब्दीली ना नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई असर और गहरा असर होता है। जैसे अपने भी हमारे वक्त की अगर आप बात देखें तो वो शायद सितंबर का महीना था या अक्टूबर का महीना था 2021 का, जब ये नोटिफिकेशन का इशू खड़ा हुआ, और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, अदम एतमाद का वोट जो है वो 8 मार्च को टेबल किया गया, 9 अप्रैल को उसके ऊपर वोटिंग हुई, तो कई महीनों के बाद आपको उसका असर नजर आया है। Okay, so are you saying or are you speculating कि हो सकता है कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए शहबाज शरीफ के खिलाफ भी? मैं ऐसा मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह थी। जाहिर है कि जिन लोगों के उसके बारे में नोटिफिकेशन इशू होना है उनको कोई पसंद तो नहीं आ रहा होगा ना कि ये सुबह एक तमाशा बना हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक जो है टीवी के ऊपर डिस्कस हो रहा है, ट्वीटें हो रही हैं, और जैसे मैं कह रहा हूं कि कम से कम बिल्कुल वाज़ेह नाअहली तो नजर आ रही है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं क्या नहीं होते ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। दूसरी तरफ मुलाकात नहीं होने दी जाई थी खान साहब से, आज उज़मा खान साहबा की मुलाकात हो गई है। ये क्या स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, मुलाकात नहीं होने देनी? मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें क्या अचीव कर रहे हैं सिवाय इसके कि उसको इमरान खान के नाम को आलमी खबर बना के रखें, सारी दुनिया से उसके ऊपर बयान आ रहे हों, सारे दुनिया के मीडिया के अंदर डिस्कशन हो रहा हो। आपने देखा है कि ये जब सवाल खड़ा हुआ तो उसके बाद वो सारी दुनिया की मीडिया के अंदर उसके ऊपर कवरेज शुरू हो गई थी। एक दिन मैं डियाला में था तो शाम का वक्त था, रात का वक्त था, तो एक कागज लेके आ गए हमारे पास। उन्होंने कहा जी इसको आप दस्तखत करें, ये कागज हम आपको दे रहे हैं, आप हमें दस्तखत कर लें। मैंने कहा भाई ऐसा तो मैं साइन करके दे रहा, पता नहीं क्या दस्तखत करवा रहे हो, क्या है इसके अंदर। उन्होंने कहा जी लाहौर हाईकोर्ट में को केस गया था तो जज साहब ने ऑर्डर किया है कि ये आप लोग जितने भी इस वक्त जेर हिरासत हैं तो उनको जो है अपने उनके जो राइट्स हैं, जो कानून के मुताबिक जो उनके राइट्स बनते हैं उसका उनको इंफॉर्मेशन दें और उनसे सिग्नेचर दस्तखत करा के मुझे वापस लाके दिखाएं कि आपने वाकई में उनको वो जेल मैन्यूअल का वो क्लॉज दिखा दी हैं जो उनको पता होनी चाहिए। तो उसमें से 2-3 चीजें मेरे जहन में हैं, और तो मैंने उनसे कहा भाई ये तो इनमें से हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा, कह रहे सर ये जज साहब ही दिलाएंगे, हम तो नहीं आपको दे सकते ये। लेकिन एक क्लॉज जो मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पे उसके अंदर याद है वो ये है कि 2 हफ्ते में एक दफा, हर 15 दिन के बाद आपको मुलाकात जो है वो अलाउड है, ठीक है ना। तो और मुलाकात आपने किससे करनी है वो जाहिर है वो आपका इस्तेकाक है कि आप किससे मिलना चाहते हैं।
तो मेरी समझ से बाहर है कि 29 दिन क्यों नहीं मुलाकात कराई जा रही। ये जो सारा पूरे मुल्क की अटेंशन इसके ऊपर आई हुई थी, सोशल मीडिया सारा वक्त कवर कर रहा है, अडियाला के बाहर लोग बैठे हुए हैं, खबर बन रही है, दुनिया में वो खबर जा रही है, इससे हुकूमत को क्या फायदा होता है वो मेरी समझ से बाहर है। शायद हुकूमत को इस पे इसलिए एतराज नहीं है कि वो जो बाहर मनफी खबरें सारी लगती हैं वो तो हुकूमत के खिलाफ नहीं लगती, वो तो रियासती इदारों के खिलाफ लगती हैं। सो शायद इसलिए हुकूमत कहती है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो कोई नुकसान नहीं। एक ये भी स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि एक जवाब मिल जाए गवर्नर राज के लिए, आप ज़्यादा एहतजाज का मौका दें, एहतजाज वो कर ना सकें, उसके बाद ऐसी सूरत हाल हो कि आप गवर्नर राज लगा लें खैबर पख्तूनख्वा में। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? लेकिन गवर्नर राज अगर खैबर पख्तूनख्वा में लगेगा ना, तो मैं आपको अभी से बता सकता हूं कि उसका कानूनी जवाब कोई नहीं होगा। तो वो अगर लगाना होगा तो आपने लगा देना है। अगर एहतजाज हुआ था तो एहतजाज हुआ था का कोई जवाब नहीं है। ये कहीं आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि अगर एहतजाज होगा तो अब सूबे की हुकूमत जो है वो बर्खास्त कर देंगे। अगर ये उनका कहना था तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ये कोई लेम एक्सक्यूज जिसको मैं कहूँगा, कोई इसकी मुंतक बनती नहीं है। राइट। फवाद चौधरी, कुछ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात, शाह साहब से मुलाकात की, आपको याद होगा आपके बारे में भी उस वक्त बड़ी स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई थी, उसके बाद ख़त्म हो गई मुलाकातें, किसी ने दोबारा मुलाकात करनी शाह साहब से? नहीं, शाह साहब जो हैं वो ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे और उनसे कुछ लोगों की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये वो सब लोग हैं जिसमें से कुछ सियासी लोग भी शामिल हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनकी ज़ाती कोई शाह साहब के साथ थी। एक्चुअली मुझे तो अभी रिसेंटली पता चला कि कुछ लोग मिलके आए उनसे, लेकिन सियासी तौर पे कोई खबर ऐसी बाहर नहीं आई कि कोई सियासी गुफ्तगू हुई हो या वहाँ से जो बातचीत हुई हो उससे फवाद चौधरी जो और इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो काम करने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी काविश थी, उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ जो है उसकी खबर नहीं आई। राइट। तो आप थोड़ा सा माशी फ्रंट के ऊपर, लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7.1% है। डॉक्टर हफीज पाशा ये कह रहे हैं कि ये फिगर ठीक नहीं है, उनके मुताबिक कम से कम 22% ये इसकी होनी चाहिए फिगर। व्हाट डू यू थिंक? जी, वो एक बुनियादी तौर पे हमारे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो डेटा होता है उसके अंदर कमजोरी है और वो हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करता है बेरोजगारी की जो सतह है उसको। लेकिन वही डेफिनेशन जो हमेशा से यूज होती हुई आ रही है उसके मुताबिक बेरोजगारी के अंदर बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और इस दफ़ा की जो ये रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, वो हमें बताती है जो आम देखने से आपको नज़र आता था। देखें, आपकी जो सनतें हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़ी सनतों का जो आउटपुट का इंडेक्स होता है, वो पिछले महीने मैंने ट्वीट भी किया था, अगस्त 2025 में उससे कम पैदावार थी जितनी अगस्त 2021 में थी। 4 साल पहले जितनी पैदावार थी, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये इंडस्ट्रियल डेसिमेशन है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसी तरीके से 2024-25 का जो साल गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख का पहला साल था। 5 बड़ी फसलें पाकिस्तान की जो हैं वो सब मनफी में गई। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। हमारी बरामदात जो है वो उससे कम है जितनी 4 साल पहले थी। तो हर तरफ आपको जमूद नजर आता है, आपको तनज़्ज़ुली नजर आती है, तो जाहिर है वो फिर रोजगार के अंदर तो उसको नजर आएगी, उसकी अक्कासी आपको नजर आएगी। आपको बेरोजगारी तो बढ़ती हुई नजर आएगी, आबादी तो आपकी बढ़ रही है, सनत बढ़ नहीं रही, पैदावार आपकी फसलों की पैदावार बढ़ नहीं रही, बरामदात बढ़ नहीं रही है। तो जब मईशत में कोई बढ़ता हुआ कोई भी ऐसा शोबा नहीं होगा जहां पर आपको रोजगार पैदा होता हुआ नजर आएगा और आपके पास लाखों नौजवान हर साल इजाफा हो रहा है आपकी लेबर फोर्स के अंदर, वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो बेरोजगारी में तो इजाफा होना ही होना है। और वो उसकी तस्दीक जो है, ये जो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट आई उससे उस बात की तस्दीक हो गई। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट में ये खास तौर पे जो ये अशराफिया के कब्जे की मिसाल देते हुए जिक्र हुआ है शुगर स्कैंडल का, जो कि आपकी गवर्नमेंट के ज़माने में था।
द रिपोर्ट सेज कि तमाम हकाइक सामने थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं उसको? जी, वो सारे हकाइक इसलिए सामने थे, बिल्कुल ठीक है, सारे हकाइक सामने थे, और वो सारे हकाइक इसलिए सामने थे कि वजीर आजम ने इंक्वायरी की और IMF की इस रिपोर्ट ने उस बात की तस्दीक की है जो उस वक्त हमने कहा था। अगर आपको याद हो 2019 की जो पार्लियामेंट के अंदर बजट के वक्त मैंने तकरीर की थी, उस वक्त मैं काबीना में नहीं था। ये वो वाला अरसा है जिसमें मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ चुका था और प्लानिंग मिनिस्ट्री में जाने से पहले जो 8 महीने का बीच में गैप था, ये वो वाला पीरियड है। और उसके अंदर मैंने चीनी की बढ़ती हुई कीमतों की बात की थी और ये कहा था कि इसका कोई जवाब नहीं है। इस IMF की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि शुगर मालिकान ने झूठे आदादो शुमार को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे चीनी की कीमतें बढ़ाई। सो एक तो उस बात की तस्दीक जो है वो IMF से भी आ गई, लेकिन ये सारे हकाइक जो है वो इसलिए सामने आए थे कि वजीर आजम ने खुद इंक्वायरी रिपोर्ट का ऑर्डर किया और वो इंक्वायरी रिपोर्ट छपी और वो शेयर की गई। साहब यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नहीं है कि हकाइक सामने नहीं आए। जी जी, मैंने एक सेकंड, सरप्राइजिंग फैक्टर है कि सब सामने होता है और कोई एक्शन नहीं होता। जी, मैं उसी का जवाब दे रहा था। सो ये तो कम से कम मुख्तलिफ हुआ, ये आपको इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा, वरना ये तो कोई नई बात नहीं है ना। ये तो आइयों से होता चला जा रहा है, किसी ने आज तक सवाल ही नहीं पूछा था, पहली दफा कम से कम हकाइक सामने आए, फिर एक्शन लेने की कोशिश की गई। अच्छा, उसमें एक हद तक कामयाबी हुई और एक हद तक कामयाबी नहीं हुई। कामयाबी क्या हुई उसके बाद आप ये मुझसे नहीं, आप जो गन्ने की पैदावार करने वाले जो काश्तकार है ना, उनसे पूछ लें। वो जो 2 साल थे उसके अंदर काश्तकारों को वक्त के ऊपर भी अदायगी की गई और पूरी अदायगी भी की गई, जो कभी पहले नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था हुकूमत की तरफ से शुगर मालिकान के ऊपर। तो ये तो फायदा हुआ और उससे लाखों जो किसान हैं उनका फायदा हुआ। और जैसे मैंने कहा, ये आप किसानों से पूछ सकते हैं, इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन उनको ट्रांसलेट करना कि वो प्रोसिक्यूशन होती, सजाएं दी जाती, वो पूरा आपका जस्टिस का सिस्टम जो है वो टूटा हुआ है। जिस तरीके से बाकी जो लोग हैं जो कानून तोड़ के जो हैं और उसके बाद सजा नहीं पाते, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि उसके अंदर कोई सजाओं की लेवल तक बात वो पहुंची नहीं।